नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर कई बड़ी खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर। मैं हूं शहला रिगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। शुक्रिया शैला। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ नया सवेरा। सुप्रभात, नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर होगी उनमें आज है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है आज। साथ ही संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है। साथ ही हम जिन खबरों पर नजर डालेंगे वो होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां भी। लेकिन नया सवेरा में सबसे पहले शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी लेंगे शपथ। रायपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदन में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में आज जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 समेत तमाम विधेयक पेश होंगे। वहीं उच्च सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी। 2001 में आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले को भारतीय जवानों ने कर दिया था नाकाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव किया पारित। भारत समेत 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट। अमेरिका और इजराइल सहित कई देशों ने विरोध में किया मतदान। खेल की खबरों में दक्षिण अफ्रीका में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 रन से हराकर श्रृंखला में हासिल की 1-0 की बढ़त। और दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग में एथलेटिक दिखाएंगे एथलीट अपना दमखम। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ, जिसमें शुरुआत है मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए डॉक्टर मोहन यादव आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग समारोह में शामिल होंगे। लाल परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं डॉक्टर मोहन यादव के राजनीतिक सफर पर। मध्य प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर मोहन यादव का सफर जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने की कहानी है। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी यात्रा छात्र राजनीति से शुरू की थी। वो 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन छात्र संघ के सह सचिव बने। 2 साल बाद वो इसी छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो लगातार सक्रिय रहे और 1984 में एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री, 1986 में विभाग प्रमुख
और 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। 1989-90 में वो एबीवीपी की प्रदेश इकाई में मंत्री और 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने 1993 से 95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह के तौर पर काम किया। 1996 में उन्होंने खंड और नगर कार्यवाह की जिम्मेदारी संभाली। बाद के वर्षों में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर रहे। 1997 में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के तौर पर सेवाएं दी। 1999 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग प्रभारी रहे। 2000 से 2003 तक भाजपा के नगर जिला महामंत्री और 2004 में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाई। डॉक्टर मोहन यादव 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास परिषद के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक वो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष रहे, जहां उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहा। 2013 से 2016 तक उन्होंने भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक के तौर पर काम किया। 2013 विधानसभा चुनाव में उन्हें उज्जैन दक्षिण सीट से पहली बार विधायक चुना गया। 2018 के चुनाव में वो फिर से इस सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे। जुलाई 2020 में वो पहली बार मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण सीट के मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार डॉक्टर मोहन यादव पर विश्वास किया। राजनीति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिभा और लगन बेमिसाल हैं। उन्होंने विज्ञान और कानून में 2 बार स्नातक किया। उन्होंने राजनीति विज्ञान और प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया। साथ ही वो डॉक्टरेट भी कर चुके हैं। पर्यटन विकास की दिशा में उल्लेखनीय कामों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जमीन से जुड़ाव और अपने कार्यक्षेत्र के लोगों की एक आवाज पर पहुंचने वाले डॉक्टर मोहन यादव बेहद लोकप्रिय हैं। क्षेत्र के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कामों और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों को हमेशा सराहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात आदित्य। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव का सियासी सफर हमने देखा अभी। एक बात तो साफ है कि ना कोई भाई भतीजावाद बीजेपी में, ना कोई रसूख की राजनीति। जो काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा, उसे ही पद मिलेगा, ये बात तो जाहिर हो गई है। भोपाल का लाल परेड ग्राउंड जो है वो तैयार है, सज गया है। किस प्रकार की तैयारी है, क्या कुछ लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बताइए। बिल्कुल, और आज इसी बात का गवाह जो है भोपाल का ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम बनने जा रहा है। जिस बात का आप जिक्र कर रही है ना कि ना कोई भाई भतीजावाद, ना कोई परिवारवाद, ना कोई रसूख, जमीनी कार्यकर्ता, बिल्कुल ज़मीन से उठकर एक कार्यकर्ता आता है जो मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है। और जब फोटो सेशन हो रहा होता है विधायक दल का तो आखिरी पंक्ति में खड़ा होता है और वहाँ से उसको उठाकर फ्रंट लाइन में ला दिया जाता है और उसको आज शपथ दिलाई जा रही है। यानी कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इसी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक शपथ लेने जा रहे हैं। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पल है। तैयारियों का जो आपने जिक्र किया है, मैं अपने कैमरा पर्सन विजय शर्मा से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे। ये जो भव्य मंच आप देख रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह लिखा हुआ है और इस भव्य मंच के दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। और इन दोनों तरफ कुर्सियों में अगर बात की जाए, जो भी महत्वपूर्ण मुख्य अतिथि जो हैं, वीवीआईपीज जो हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य इस तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे। और न सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे और तमाम वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे जिन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर से यहां तक लाने में बहुत मेहनत की है, जिनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह की अगर बात की जाए, गृह मंत्री हैं देश के, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, कद्दावर मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये तमाम वो लोग तो होंगे ही। साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खबर यह है, सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे
तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे और इस समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, पिछले टेन्योर में बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास था, वो डिप्टी सीएम होंगे। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं और जनसंपर्क के साथ उद्योग जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे हैं, वो भी डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो शपथ लेंगे आज। जी, साथ ही आदित्य, जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वहां 2003 में उमा भारती को शपथ दिलाई गई थी और एक वहां पर भी तब एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज भी ऐसा ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने की पूरी उम्मीद है। क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जा सकती है? भवन की तरफ से हमारे पास आमंत्रण आया है डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर तो है ही, साथ साथ उसमें यह भी है कि शपथ ग्रहण समारोह मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी होगा। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि कई समीकरणों को साधना है, अंचलवार समीकरणों को भी साधना है, तो लिहाजा उनको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो सकता है जो 2 डिप्टी सीएम है केवल उनको ही शपथ दिलाई जाए। लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है और जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो पता नहीं होता है किसको शपथ दिलाई जा रही है, किसको नहीं दिलाई जा रही। जब ये जो कुर्सियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इन्हीं कुर्सियों पे जब नेता आके बैठ जाते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि इनको शपथ दिलाई जा रही है। हालांकि फोन कई लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन वो फोन पहुंचने के बाद अगर वो इन कुर्सियों पर पहुंच जाएंगे ना तो उसके बाद ही आप मानिए कि वो आज शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये राजभवन का आमंत्रण यही कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कई चीजें कल्पना से परे होती हैं, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि इतने बड़े बड़े तमाम चेहरों को छोड़कर बीजेपी के जो कार्यकर्ता लेवल के लोग इस लेवल पर लाए जाएंगे। वैसे भी हमने देखा है आदित्य कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो निर्णय होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी को नए पायदान पर ले जाने वाले, संगठन को और ज्यादा मजबूती देने वाले होते हैं। और इस चयन को भी अगर हम 2024 के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। आप इस बात को समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि अब हमें लॉन्ग टर्म अगर पार्टी को और मजबूत करना है तो सेकंड लाइन तैयार करनी होगी। आप राजस्थान को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, ये तमाम जो नए चेहरे सामने आए हैं ना, ये सेकंड लाइन है मध्य प्रदेश की, ये सेकंड लाइन है छत्तीसगढ़ की, ये सेकंड लाइन है राजस्थान की। और ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक संदेश देना चाहती है कि आप जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, आप पार्टी की चिंता कर रहे हैं तो पार्टी आपकी भी चिंता करेगी। देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तब इसी तरीके का नाम सामने आया था जिस तरीके से आज डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया था। उस समय सांसद थे और उसके बाद अचानक से शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बैठे हुए थे और उनको सूचना मिली कि वो मुख्यमंत्री बनने, पार्टी ने फैसला किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। और देखिए, ऐसे ही जमीनी स्तर से मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो जिसे कहें कि बहुत ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने पर काम कर रहे थे और बिल्कुल अंतिम पंक्ति में खड़े हुए थे, उनको मुख्यमंत्री पद पर लाकर या एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कैबिनेट जिस तरीके से होगी ये उम्मीद की जा सकती है कि कई नए चेहरे, कई युवा चेहरे जो हैं वो भी इस बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर देखें तो। जी, जैसे कि आपने कहा कि आदित्य नए चेहरे ऐड हो सकते हैं, तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महिलाओं को कैबिनेट में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, तो क्या ये भी कोई खबर है? बिल्कुल खबर है और ये खबर की पुष्टि भी या तो आज हो जाएगी या कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखें, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण की बात की जाए या सरकार में जिस तरीके से बात होती थी कि महिलाओं को सशक्त करना है, लिहाजा महिलाओं को कैबिनेट में भूमिकाएं बढ़ाने पर लगातार, सरकार में उनकी भूमिकाएं बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की रही है। और ये बिल्कुल माना जा रहा है कि बहुत कुछ नए चेहरे जो पिछली बार कुछ महिला मंत्री शिवराज कैबिनेट में मौजूद थी, कुछ हो सकता है उनमें से एक बार फिर उनको मंत्री बनाया जाए, या फिर वो महिला चेहरे जो अलग अलग क्षेत्रों के, महाकौशल की अगर बात करें तो महाकौशल से फिलहाल अभी डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो दोनों, एक मालवा निवाड़ से आ रहे हैं, एक विंध्य से आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मालवा से आ रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनाए गए हैं, वो चंबल ग्वालियर से आते हैं, लिहाजा भी महाकौशल छूटा हुआ है। तो कुछ क्षेत्रीय जिसे कहें कि समीकरण जो है, जातिगत समीकरण जो है वो भी उनको भी साधा जाएगा और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा नंबर जो है वो महिला मंत्रियों का भी इस कैबिनेट
कैबिनेट में हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ अभी देखने वाला होगा। आदित्य, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट्स, जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा। मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नया सवेरा में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हां, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। भाजपा की विधायक दल की बैठक में विजय शर्मा और अरुण साय को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और आइए इसी के साथ एक नजर डाल लेते हैं विष्णुदेव साय के राजनीतिक सफर पर। पंचायत से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक विष्णुदेव साय का सियासी जीवन कई पड़ाव से होकर गुजरा। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले में कांसाबेल ब्लॉक की बगिया गांव में हुआ था। विष्णुदेव साय मूलतः किसान हैं। विष्णुदेव आदिवासी समुदाय से आते हैं। 1989 में अपने गांव बगिया से पंच पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय 1990 में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए। इसके अलावा मात्र 26 साल की आयु में वे तपकरा से विधायक चुने गए और 1990 से 1998 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वहीं विष्णुदेव साय 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद 14वीं लोकसभा के लिए भी वो रायगढ़ से पुनः सांसद चुने गए। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें 2006 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। दूसरी तरफ 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में उन्होंने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाबी पाई। इसके बाद 2014 में फिर लोकसभा पहुंचे और इस बार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री पद की भूमिका दी गई।
उन्हें इस्पात एवं खान, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वे 2014 से 2019 तक इस पद पर बने रहे। इसके साथ ही भाजपा ने 2 दिसंबर 2022 को उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। इसके अलावा विष्णुदेव साय को पार्टी ने फिर से 2020 में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं संघ के करीबी नेताओं में विष्णुदेव साय की गिनती होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में भी आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। भव्य तैयारियां हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर रायपुर से। नीरज, सुप्रभात आपको। छत्तीसगढ़ को पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के लोगों में कितना उत्साह और तैयारियों के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से कितना चौक चौबंद किया गया है आज छत्तीसगढ़ को? शपथ लेने वाले हैं और एक बड़े लंबे समय से अगर आप देखें कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनकी ये मांग रही थी कि जो आदिवासी कम्युनिटी का कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो बनना चाहिए। आप देखें कि 32% के करीब छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं और 29 जो विधानसभा सीटें हैं वो आदिवासी समुदाय पर हैं। यही कारण है कि लंबे समय से मांग थी, लेकिन आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग हैं उनकी जो भावना है उसको स्वीकार किया और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है। और इसके पीछे एक पूरा का पूरा आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा वर्ग था, क्योंकि सरपंच से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। इससे पहले पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों में वो लगातार काम कर चुके हैं। आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वहां पर छत्तीसगढ़ की राजनीति संगठन में उन्होंने काफी काम किया है। आप देखें कि लगातार सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और वहां का भी जो अनुभव है वो उनके साथ है। यही कारण है कि उनको चुना गया। और छत्तीसगढ़ के अगर हम लोगों की बात करें तो निश्चित तौर पर जबरदस्त उत्साह है और मुख्यमंत्री को लेकर 4 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, उस पल का गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, हेमंत विश्व शर्मा, ये तमाम लोग उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल। और नीरज, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, एक बड़ा संदेश हम इसे कह सकते हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए भी कह सकते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए भी कह सकते हैं। 2024 के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं, ये पंचायत चुनाव से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का सफर, एक बड़ा सफर उन्होंने तय किया है। ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल कैसा होगा और क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश होगी इसमें? देखिए शैला, अगर आप देखें कि 3 राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार है वो सभी को लेकर साथ आगे चलना चाहती है। सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। आप यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में आप देखें कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान में स्वर्ण जाति से जो मुख्यमंत्री है वो बनाया गया। तो यानी कि हर जो समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो शामिल करने की कोशिश की। उप मुख्यमंत्री बनाते समय भी जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका भी जो ध्यान है वो रखा गया। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर जो कैबिनेट होगी उसमें भी तमाम जो समाज के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं की जो भागीदारी है वो छत्तीसगढ़ में जो दूसरी सरकारें रही हैं उससे ज्यादा देखने को मिल सकती है। और आपने सही कहा कि 2024 के लिए एक ये बड़ा मैसेज है। 2024 के लिए बड़ा मैसेज इस लिहाज से भी है कि जब तमाम विपक्षी लोग लगातार इस तरह के आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि वो सभी वर्गों की जो बात है वो नहीं कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि जो उनकी नीतियां हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार की तमाम जो नीतियां हैं वो हर वर्ग, हर समुदाय को साथ लेकर चलने वाली हैं। आप देखें, अगर किसी को उज्ज्वला के तहत कनेक्शन मिलता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी जाति, कौन सा धर्म है। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो किस जाति या किस संप्रदाय के लोगों को मिला है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिलता है, हर उस वर्ग को मिलता है
जो गरीब है और जिसको विकास पहुंचने की जरूरत है। यही कारण है कि आप देखें कि इसका 2024 में एक बड़ा मैसेज आएगा और काफी मंथन के बाद ये तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तय किए गए हैं। निश्चित तौर पर 2024 में एक बड़ा मैसेज है। खासतौर से आप देखें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो यादव समुदाय के जो लोग हैं, जिस तरीके की बाइटें आ रही हैं, उसको निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज 2024 में भी यहाँ से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आप नजर बनाए रखें, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब भी आपसे सारी अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर है संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जो अभी भी जारी है। दोनों सदन में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। आइए जान लेते हैं क्या है वो विधायी कामकाज। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश करेंगी। इसके अलावा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कराने के लिए सदन में रखेंगे। वहां बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित करा चुकी है। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए रखेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को सदन में चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। कुमार आलोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, सुप्रभात। आज भी कई विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध है, क्या कुछ आज अपडेट रहने वाला है? देखिए, जो आज का दिन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और संसदीय इतिहास जो है, भारत का जो संसदीय इतिहास है वो आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 13 दिसंबर 2001 को जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पर गेट पे सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार घुसी और मंत्रालय का उसमें स्टिकर लगा हुआ था। और उसके बाद से उन लोगों ने जिस तरीके से हमला किया संसद पर, उस समय
दोनों सदन में वो लोकसभा और राज्यसभा में स्थगित था उस समय कुछ देर के लिए, और उसमें जब आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारे वीर जवानों ने मुस्तैदी से उनका मुकाबला किया, और उस मुकाबले के बाद हमारे 9 जवान शहीद हुए, 15 घायल हुए, लेकिन 5 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके बाद जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, उसको 2 दिन के बाद पकड़ा गया और सन 2013 में उसे फांसी दिया गया। तो आज का दिन बहुत दुखद है, और सबसे पहले जो आज सदन में 8:55 पर प्रधानमंत्री आएंगे और उन पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो लोकसभा और राज्यसभा के तमाम जो सदस्य हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि सदन की कार्रवाई में आज जो लिस्टेड है, खासकर लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे कि आपने बताया, तो उसमें कल की अगर हम बात करें तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल राज्यसभा से पास हुआ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, और उसके बाद से ये बिल कल जो पास हुआ वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये जो बिल पास हुआ, हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद जो केंद्रीय मंत्री, जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया संसद में, तो उस जवाब के बाद उस जवाब में जब जो इस बिल में मुख्य जो प्रावधान है, जो 3 सदस्यीय कमेटी रहेगी, और 3 सदस्यीय कमेटी में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, और एक सदस्य जो होगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड होगा, और वो केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल कल पास हुआ। और आज की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 ये निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और उसको पारित भी करवाएंगी। ये इस बिल में है कि 2017 में जो एक्ट हुआ था उसमें संशोधन होगा, इसके लिए ये बिल लाया जा रहा है। इसके अलावा द प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023, इसको भी निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। और द पोस्ट ऑफिस बिल 2023, इसको अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे, और ये बिल पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका है। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, वो द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे 2023, ये ऑलरेडी लोकसभा से पास हो चुका है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल धर्मेंद्र प्रधान जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वो पेश करेंगे 2023। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2007 है उसको अमेंड करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो आज की ये कार्रवाई है, और इसके अलावा जो प्रश्नकाल है या जो 0 आवर है वो जो हमेशा से होता रहा है वो तो होगा ही। साथ ही कुमार आलोक, जिस तरीके से राज्यसभा में भी आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं, उसके बारे में जानकारी अगर आपसे लेना जाए तो किस तरीके से राज्यसभा में आज कौन से विधेयक हैं जो पेश किए जा सकते हैं और पारित करने के लिए रखे जा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन राम मेघवाल जो है राज्यसभा में पेश करेंगे द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, जो पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है। और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल धर्मेंद्र प्रधान जी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वो पेश करेंगे और उसको पारित कराने का प्रयास करेंगे। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 है, उसमें जो खामियां हैं या उसमें जो कमी रह गई है, उसको संशोधन करने का सरकार का मत है। बिल्कुल, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी लेंगे शपथ। रायपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में आज जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 समेत तमाम विधेयक पेश होंगे। वहीं उच्च सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा।
संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी। 2001 में आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले को भारतीय जवानों ने कर दिया था नाकाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव किया पारित। भारत समेत 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट। अमेरिका और इजराइल सहित 10 देशों ने विरोध में किया मतदान। खेल की खबरों में दक्षिण अफ्रीका में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 रन से हराकर श्रृंखला में हासिल की 1-0 की बढ़त। और दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग में एथलीट दिखाएंगे अपना दमखम। और आपको बता दें कि संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज 22वीं बरसी है। 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि भारतीय जवानों ने अपनी वीरता से इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें CRPF की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर 100 से अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया। हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। अन्य सभी मंत्रियों और सांसदों को अपनी कारों को 150 मीटर से अधिक दूर स्थित पार्किंग परिसर में छोड़ने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार तक चलना पड़ता है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर CRPF, दिल्ली पुलिस और QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। इनके अलावा मुख्य जगहों पर अतिरिक्त स्नाइपर भी पहरा देते हैं। साथ ही सुरक्षा के ऐसे इंतजाम भी किए गए जो गुप्त होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए आतंक निरोधी दस्ते लगातार औचक निरीक्षण करते रहते हैं। उच्च तकनीक वाले उपकरण जैसे बूम बैरियर्स और टायर बस्टर्स लगाए गए, जिन पर करीब 100 करोड़ रुपए व्यय हुए। इसके अलावा संसद के अंदर गार्ड्स को मंत्रियों और सांसदों के साथ आने वाले सहायकों, पत्रकारों, आशुलिपिकों और संसद कर्मचारियों को पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही गार्ड्स को संसद भवन परिसर के अंदर काम करने वाले माली, सफाई कर्मियों और अन्य कर्मियों को पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। वे सभी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र रखते हैं, जिसे समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा रिन्यू किया जाता है। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है।
लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर कहा है कि 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले शहीदों को नमन। देश की रक्षा हेतु उनका बलिदान सदैव याद किया जाएगा। और चलिए बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद उन्नाव के सरोसी ब्लॉक के सदमपुर गांव में पहुंच गई है और इस गांव के लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इनको सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इस यात्रा के कारण गांव के लोगों को एक ही स्थान पर पहुंचे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर भी मिल रहा है। लाभार्थी खुश हैं क्योंकि उनके सपने अब पूरे हो रहे हैं। पहले जो हमारा मकान था वो कच्चा बना था और बरसात में चूता था। हम लोग बहुत परेशान थे घर में, लेकिन हमको मोदी ने आवास योजना दे दिया। मेरा मकान पक्का हो गया और हम लोग सब सुखी से रहते हैं और गैस भी कनेक्शन है घर में, लाइट भी है घर में। और मोदी जी को आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोदी जी ने हमको आवास दे दिया, उसी में पक्के मकान में रह रही हूँ और हमारे पास में शौचालय है और राशन भी मिलता है, पेंसिल भी मिलती है। मोदी जी को धन्यवाद। मुझे शासन द्वारा पीएम सम्मान निधि में 15 किस्तें मिल चुकी हैं। इन 15 किस्तों से खाद बीज दवा लेता हूँ और सरकारी विभाग से बीज लाता हूँ, उससे मुझे अनुदान प्राप्त होता है। गैस सिलेंडर मिला था और पहले कच्चा घर था और चूने लगा था, फिर मोदी ने कॉलोनी दिया, अब पक्का घर बन गया। वो 5 लाख तक का उसमें जो है फ्री इलाज क्या है उससे मेरे जो है कमर में दर्द अंदर जो है जो तकलीफ है उसका इलाज मैंने करवाया। मैंने अपने रीढ़ हड्डी का ऑपरेशन कानपुर में करवाया तो 1.5 लाख का बिल बना, तो हमने इसी कार्ड से भुगतान किया। हमने वहाँ पर इलाज करवाया, पूरी दवाई ऑपरेशन जितना हमारा बिल बना सब इसी से भुगतान किया गया। ये बहुत अच्छा है जो कानपुर में है। इसमें जो विवाद होते थे तो इसके जो हम लोगों के नाम हो गया है तो मैंने इसमें कोई विवाद की कोई नहीं। और जो लोग कर्जा लेना चाहते हैं मान लो अपना के घर के उस समय तो जो है उसका अपन ले सकते हैं और यही हम लोगों का यही लाभ है। महिलाओं के लिए आवास है और आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं और सबके मतलब बीमारी जैसे हुई उनका इलाज ये सब के लिए बहुत शौचालय सबको दिए गए हैं, उनके लिए सबको दिए। गैस कनेक्शन किए हैं, उनको गैस कनेक्शन दिए गए हैं, सिलेंडर मिला है, आवास मिला है। मोदी जी हमको पैसा दे रहा है और सिलेंडर दिए हैं। हम जिताएंगे तो उन्हीं को जिताएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो सरकार का सभी योजनाओं को संतृप्त करने की जो योजना है, इसका सबसे बड़ा लाभ एज ए सर्विस डिलीवरी हमें ये हो रहा है कि जो भी लाभार्थी कहीं कहीं भी छूट गए थे या प्रवासी थे, किसी और ज़िले में याद कर रहे थे, अगर छुट्टियों पे आए हुए हैं या आसपास के कहीं गांव में उनको सूचना मिलती है कि यहाँ पर आज विकसित भारत संकल्प यात्रा होने वाली है, तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सभी विभागों के यहाँ काउंटर लगे रहें और सभी विभागों में आवेदन करके उनको तुरंत ही यहाँ पर लाभ दे दिया जाता है योजना का। इसके अतिरिक्त जैसे कई लाभार्थी जैसे ABPS है, EKYC की वजह से कभी छूट जाते हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ पर तुरंत संतृप्त करके उनका निदान यहीं पर कर देते हैं। ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का 100% लाभ प्रत्येक लाभार्थियों को प्राप्त हो, इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा सकती है। और इसके साथ साथ योजनाओं का प्रचार प्रसार, जनता में जागरूकता लाना, सरकार के प्रति उनकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हों, इस दृष्टि से इस यात्रा को हम लोग करते हैं। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न विभाग के अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण इन मंचों के माध्यम से तत्काल रूप से हो रहा। तो चलिए अब वक्त है अखबारों की सुर्खियां जानने का।
और अखबारों की सुर्खियां लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी संध्या जुड़ गई हैं। संध्या, क्या अपडेट है, क्या कुछ है आज आपके अखबारों के पिटारे में? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो आज सभी अखबारों के पहले पेज पर ली गई है। दरअसल कल राजस्थान को भी मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। भजन लाल शर्मा अब यहाँ से मुख्यमंत्री होंगे। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। एक तरह से जहाँ सस्पेंस खत्म हुआ वहीं सरप्राइज के रूप में भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया, तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर दैनिक जागरण अखबार में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी पर आधी आबादी का पूरा भरोसा है और उन्होंने कई सारी बातें इसमें कही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में बैठकर कई लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार को लेकर के व्यूहरचना रच रहे थे, एक पटकथा लिख रहे थे, ऐसे में जो मतदाता थे, जो महिलाएं थी, जो गरीब थे, उन लोगों ने क्लाइमेक्स तैयार किया और ये क्लाइमेक्स था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताया है और जो बम्पर जीत प्रदेशों में मिली है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर विश्वास की जीत है। और कहा जाता है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो आज इस आर्टिकल को दैनिक जागरण अखबार ने अपने संपादकीय पेज पर लिया है। अगली खबर हिंदुस्तान अखबार ने ली है और बताया है कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जैसा होगा। दरअसल कल राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ था और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। कल इसे ध्वनि मत से पारित किया गया। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर ली है। और अगली खबर यह है कि देश में अवैध प्रवासियों का आंकड़ा जुटाना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है। आपको बता दें कि असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता की समीक्षा हो रही है और उसको लेकर के केंद्र की तरफ से हलफनामा दिया गया। देश व्यापार पेज पर आज एक खबर छपी है जिसे सभी अखबारों ने लिया है और बताया है कि अक्टूबर महीने में औद्योगिक उत्पादन 11.7% बढ़ा है, जिसकी वजह विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन है। अगली खबर हरिभूमि अखबार ने ली है और बताया है कि सरकार फिर से बेचेगी सस्ता सोना, घर बैठे खरीदारी पर मिलेगी 500 रुपये की छूट। गोल्ड बॉन्ड योजना जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी उसकी जो तीसरी किस्त है वो 18 से 22 दिसंबर से फिर से खुलने जा रही है। और चलते चलते बात कर लेते हैं एक और खबर की जो कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी हुई है और बताया है कि जो निजी संगठनों से पुरस्कार लेने से पूर्व सरकारी कर्मचारियों को मंजूरी लेनी होगी। हालांकि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 के तहत ये प्रावधान है, नियम है। और इसके अलावा एक और आज केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और इस खबर को राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पेज पर लिया है। तो आज के अखबारों की ये है प्रमुख खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए अखबारों में जो प्रमुख खबरें आज प्रकाशित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फटाफट खबरों पर नजर डालेंगे जो कि होंगी दुनिया भर से, खेल, कारोबार और फिल्म जगत से। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया है।
संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों में से प्रस्ताव के पक्ष में 153 ने वोट दिए। इसमें भारत भी शामिल रहा। अमेरिका और इजरायल सहित 10 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 23 देशों ने मतदान नहीं किया। महासभा में मतदान वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षा परिषद के बार-बार ऐसा आह्वान करने में विफल रहने के बाद हुआ। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के पाकिस्तानी सेना पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक मारे गए। आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के चेक पोस्ट को निशाना बनाया। 6 आतंकियों ने कल विस्फोटकों से भरे वाहन को चेक पोस्ट में घुसा दिया और एक आत्मघाती बम से हमला कर दिया। विस्फोट होने से एक बिल्डिंग ढह गई, जिसमें 23 सैनिकों की मौत हो गई। और अब बात कारोबार की फटाफट अंदाज में। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली अटल पेंशन योजना APY के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या 6 करोड़ को पार कर गई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक इस योजना से 79 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि वो शेयर बेचकर 2,250 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए स्पाइसजेट के बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। फूड डिलीवरी फर्म स्विगी का कहना है कि उसने पिछले 12 महीने के दौरान डिलीवरी साझेदारों को 102 करोड़ रुपए की ऋण वितरण सुविधा प्रदान की है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड की सदस्यता सहित कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के माध्यम से स्वचालित भुगतान की सीमा मौजूदा सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती और गैर बासमती चावल भेजने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए और टाल दिया। और अब वक्त हो चला है खेल जगत की खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के चौथे दिन आज खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग में दिखाएंगे दमखम। इससे पहले मंगलवार को खेले गए मुकाबलों में पुरुषों की 5000 मीटर की T13 श्रेणी में भावेश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। उन्होंने 16 मिनट 45.41 सेकंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। सौरभ शर्मा ने रजत प्राप्त किया। दिल्ली के रामकरण सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक जीता। महिलाओं की F32, F33 और F34 शॉटपुट में महाराष्ट्र की भाग्यश्री जाधव ने शानदार प्रदर्शन करते स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने 7.60 मीटर तक गोला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों के 200 मीटर रेस के T35 श्रेणी में महाराष्ट्र के अभिषेक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। अभिषेक ने 29.92 सेकंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। दिल्ली के जतिन ने दूसरा स्थान प्राप्त करके रजत पदक जीता। वहीं उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 200 मीटर रेस की T11 और T12 श्रेणी में उत्तर प्रदेश की सिमरन वत्स ने 26.21 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। आंध्र प्रदेश की ललिता ने रजत और कर्नाटक की ज्योति ने कांस्य पदक जीता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और अब खबरें सिने जगत से। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार एक क्रिकेट टीम के मालिक बन गए हैं। अक्षय ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में श्रीनगर टीम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी आगामी फिल्म फाइटर से करण सिंह ग्रोवर की पहली झलक साझा की है। पोस्टर में करण वर्दी पहने हुए दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। वेब सीरीज पंचायत से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बना चुके अभिनेता जितेंद्र कुमार की आगामी फिल्म ब्राइडे जल्दी ही दर्शकों के बीच होगी। फिल्म निर्माताओं ने 22 दिसंबर को इसकी वैश्विक प्रीमियर की घोषणा की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की हुई संदिग्ध मौत की एसआईटी जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस बारे में लिखित आदेश दिया गया है। शाहरुख खान अपने आगामी फिल्म डंकी की रिलीजिंग से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भीड़ से बचने के लिए शाहरुख अपना चेहरा छुपाते नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एनिमल का जलवा कायम है। फिल्म ने अब तक 738 करोड़ रुपए से ज्यादा का वैश्विक कलेक्शन किया है। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। रेशम यानी कि सिल्क, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। रेशम के परिधान व्यक्ति की खूबसूरती में इजाफा तो करते ही हैं, लेकिन रेशम उत्पादन कोई आसान काम नहीं है। अच्छी खबर यह है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन को अपना रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। रेशमी सलवार कुर्ता हो या फिर रेशमी साड़ी, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेशम की मांग में लगातार इजाफा होता रहा है। लेकिन रेशम का उत्पादन कोई आसान काम नहीं है। इस व्यवसाय में रेशम विभाग साल में 3 बार रेशम कीट के बीज बाहरी राज्यों से खरीद कर लाता है। इन रेशम कीटों को एक विशेष तापमान पर रखा जाता है, जिसके बाद रेशम के कीड़े पैदा होते हैं। ये रेशम कीट कोकून का उत्पादन करते हैं। गुड न्यूज ये है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन से जुड़ रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले पंजाब के पठानकोट जिले के मालवारी से रेशम का उत्पादन होता था और अब अरी और तुसर से भी रेशम का उत्पादन होता है, जिससे पंजाब उत्तरी क्षेत्र में रेशम की 3 किस्मों का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। इन किसानों के जज्बे को देखते हुए अब प्रशासन ने भी सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। रेशम उत्पादन विभाग इन कीड़ों को पालने में इनकी मदद करता है और जब इन कीड़ों से रेशम का उत्पादन होता है तो कलकत्ता और कर्नाटक जैसे राज्यों के व्यापारी इन्हें खरीदने आते हैं। इस व्यवसाय से किसानों को भारी मुनाफा मिलता है। सारियां जनानियां काम कहेंगे भाई सारे नाल जुड़ो, काम करो, अच्छा काम है और भी बड़े फायदे हो आते हैं, तो तुम भी फायदा लेना चाहते हो तो काम करो। जो सैरीकल्चर का जो मुख्य धंधा है वो पहली जी क्रॉप स्प्रिंग क्रॉप है वो फरवरी मार्च तो शुरू होती है तो जी सैकंड क्रॉप है वो सितंबर के होती है। तो इस टाइम जी मार्च के जी स्प्रिंग क्रॉप चलती पई है और इत्थे 200 फैमिली प्लेन दे विच और 800 फैमिली जिहड़ी है साडी धार ब्लाक दे विच काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों नूं जिहड़ा है इहदा रेशम दे कीड़ियां तो फायदा है। एक फैमिली जिहड़ी है जो एक औंस दा काम करते हैं वो 15,000 रुपया जिहड़ा है वो 30 दिन दे विच जिहड़े वो कमा लैंदे ने। कहते हैं कि थोड़ी सी सूझबूझ के साथ किसी भी व्यवसाय को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो विकास के असीमित रास्ते खुलते चले जाते हैं और ये मार्ग हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनता है। पंजाब के ये किसान इसकी बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और इस अनोखी पहल के बाद आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। हृदय रोग स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। कारण है अनियंत्रित जीवन शैली। हृदय रोगों से बचाव के लिए क्या कुछ करना जरूरी है और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अब युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों को चेक रखना है। हमें निकोटीन, तंबाकू वगैरह किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम नहीं लीड करेंगे, इसीलिए हमें एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हम देखें कि हम स्लीप एपनिया तो हमें नहीं है, कहीं हमें खर्राटे रात को तो नहीं आते हैं और एडिक्वेट रेस्ट मिलता है रात को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करने से हमें हृदय रोग से रख रखाव हो सकता है और बचाव हो सकता है। हमें डायग्नोसिस भी अर्ली करनी पड़ेगी। अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे, और अगर हम हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हैं, देखिए तनाव एक ऐसी चीज़ है जो कि गुड और बैड दोनों हैं। जो बैड स्ट्रेस होता है वो हृदय गति को हाई रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा, हृदयघात कर सकता है और स्ट्रोक कर सकता है। हृदय मांसपेशियों से बना एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचारित करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने पर व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 2, डाइट का विशेष ध्यान रखना है। हमें यह ज़रूर देखना है कि हम स्वीट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट है, इसका एक्सेस ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 जिस चीज़ को हमें ध्यान रखना है वो है नियमित रूप से योग करना और मेडिटेशन करना। 30 साल की उम्र के लोगों को हृदयाघात हो रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बचाने हैं। और हर तीसरे चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, इससे हमें बिल्कुल बचना है। आज से ही जीवन शैली में बदलाव करें। आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं इसका ध्यान रखें, शारीरिक सक्रियता बनाएं, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं और हृदय की सही देखभाल करें, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर लेते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को देश की राजधानी नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पहुंची और इसके तहत चिल्ला गांव में भी मोदी की गारंटी वाहन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली में इस यात्रा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में भी पहुंची। यहां भी यात्रा के साथ ही एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की तमाम योजनाओं की जानकारी के साथ लाभार्थियों तक योजना का फायदा पहुँचाया गया। मोदी की गारंटी वाहन को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है चिल्ला गांव। यहाँ पर कुछ लाभार्थी हैं, बात करते हैं उनको कितना फ़ायदा मिला है। सर, कितना फ़ायदा मिला आपको? बहुत फ़ायदा मिला, हमें बड़ी खुशी है। हमारे गांव में ये कैंप लगा है और जो लोगों की दिक्कत है वो दूर हो रही है, बहुत अच्छा है। गैस सिलेंडर के लिए आए हैं, फॉर्म भरा है, अच्छा लगा। ठीक है भैया, बढ़िया लग रहा है, काम के लिए है, काम होना चाहिए। और क्या क्या आपको योजना यहाँ दिखाई देने है? अभी तो मुझे सारे कुछ मेडिकल का भी दिख रहा है, गैस का भी दिख रहा है, डाकखाना सुकन्या का भी है, योजना तो सारी है। मैं रेडी पटरी का अपना काम करती हूँ, यहाँ जानकारी अच्छी मिली है हमें, तो मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे, फॉर्म वगैरह भरा रही हूँ। मुझे अपना काम करती हूँ खाने का। तो यहाँ पे जो भी कैंप लगा है, सभी जो भी यहाँ पे योजनाएं मिल रही हैं सभी को मुफ्त में मिल रही है और काम भी अच्छे से हो रहा है। सारी जो भी यहाँ जैसे आधार कार्ड बनना है और आयुष्मान कार्ड है, सभी को सेवा उपलब्ध मिल रही है। पक्का मकान, नल से जल कनेक्शन,
शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता खुलवाने, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाले गैस कनेक्शन समेत विभिन्न योजनाओं के प्रति भी लोगों ने तमाम जानकारियां प्राप्त की और इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया। और भावना, आज संसद हमले की बरसी है और इस मौके पर आप ये देख सकते हैं संसद भवन परिसर के दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। आप ओम बिरला को देख सकते हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद। भावना जी हाँ शैला, आज 13 दिसंबर 2001 यानी कि वो दिन जो संसद के अध्याय में एक काला अध्याय की तरह जुड़ गया और आज जो है उसकी वो 22वीं बरसी है और इसी पर्पस से संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आपको बता दें कि आज ही के दिन भारत के हर नागरिक का हमले को नाकाम करते हुए शहीद हुए जवानों को गर्व के साथ ये श्रद्धांजलि आज अर्पित की जा रही है। 22 साल पहले आज ही के दिन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे पूरा नहीं होने दिया था। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं संसद भवन परिसर। तो बिल्कुल बेहद भावुक करने वाला ये क्षण है। आप देख सकते हैं कितने शौर्य से, कितने पराक्रम से इस हमले को नाकाम बनाया था हमारे देश के वीर जवानों ने। और इस हमले को नाकाम बनाते बनाते कई हमारे जवान शहीद भी हो गए थे। उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर और उपराष्ट्रपति जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी पर सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी।
सम्मान में मौन धारण करेंगे। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के लिए जो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों से मिलते हुए बेहद भावुक कर देने वाला ये क्षण उन लोगों के लिए भी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए, उनसे दिल की बात साझा करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर सपूतों को जो 13 दिसंबर 2001 को शहीद हो गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन्हीं शहीदों के परिवारजनों से अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। और बिल्कुल हौसला बढ़ता है भावना जब कोई परिवार, शहीदों का परिवार जब अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाता है और प्रधानमंत्री से आश्वासन पाता है, तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है और लोगों को भी इससे हौसला मिलता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना जागृत होती है। जी, हालांकि इस पूरी घटना को आज 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो जख्म हैं वो अभी भी ताज़ा है और जो घटना है अभी भी आंखों के सामने आ जाती है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर पर हमला किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, और इस पूरी घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के 1 कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। साल ज़रूर बहुत बीत गए, लेकिन वो हमला आज भी लोगों को याद है, और उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत भी याद है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की आज संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जिस प्रकार शहीदों के परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। भावना, आपको बता दें कि इस आतंकवादियों के मुकाबले करते हुए सुरक्षाकर्मी जो थे वो शहीद हो गए थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उन 9 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों को अपनी जान निछावर करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हीं शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है कि आज जो है वो देश उन्हें याद कर रहा है, उन शहीदों को जिन्होंने
संसद परिसर की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी। हमारे वीर जवानों ने भावना समय समय पर अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया है। ये साबित किया है कि अगर कोई आंख उठाकर भी दुश्मन देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। जिस तरह का अटैक होगा, काउंटर अटैक उससे ज़्यादा तगड़ा होगा। और उस शौर्य और पराक्रम का कई बार हमने जलवा देखा है। हमने देखा है कि अपनी जानों पर खेलकर किस प्रकार देश की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के मंदिर पर हमला वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था। और जिस प्रकार हमारे देश के वीर जवानों ने सुरक्षा में लगे जो जवान थे, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया। जिस प्रकार हमले को नाकाम करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिल्कुल, और उसी बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जो है, जो 13 दिसंबर 2001 में जो सुरक्षा कर्मी देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और यहाँ संसद परिसर में जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे एक्सप्रेस न्यूज़। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।